गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूलाइट बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 को, और टॉपिक जहां से एंड हुआ था फिर उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कंटिन्यू चलते हुए आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उनके साथ साथ फिर हम लोग इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे। अब जो फिर नेक्स्ट लेक्चर होंगी तो वो एमसीक्यू क्वेश्चंस का होगा, और जिनको हम लोग थ्योरी पेपर को पढ़ चुके हैं, टॉपिक कंप्लीट और कवर हो चुका है, इनको हम लोग अब इनको क्वेश्चंस के साथ भी डिस्कशन करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके साथ साथ लेक्चर को भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे जो बेसिक चीजों को पढ़ाया जा चुका है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 टॉपिक, जिनमें से हम लोग बक्कल कैविटी को कवर कर चुके थे इनसे पहले वाले लेक्चर में। तो बक्कल कैविटी से रिलेटेड हम लोग टंग के बारे में, टीथ के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उनके नेक्स्ट पार्ट जो होगा जिसको हम लोग फेरिंग्स कहेंगे, तो आज का टॉपिक फेरिंग्स होगा, और उन टॉपिक को कनेक्ट करते हुए जो पढ़ चुके हैं और उनके साथ साथ न्यू को लिंक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में फिर हम लोग सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे। तो इस डायग्राम में कि इनमें इस डायग्राम में हम लोग माउथ के बारे में देखेंगे, जिसको कहते हैं माउथ। माउथ जहां पे ओपनिंग हो उन्हें हम लोग कहते हैं मुख गुहा, जिसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। ये जो ओपनिंग होगा इसको बक्कल कैविटी कहेंगे, जिसको कहा जाता है मुख गुहा। मुख गुहा बक्कल कैविटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, टीथ के बारे में, दांत के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके साथ साथ टंग के बारे में जिसको जीभ कहेंगे ये पढ़ चुके हैं, और इसमें पाए जाने वाले सिलेबरी ग्लैंड जिसको कहते हैं लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के बक्कल कैविटी में 3 पेयर्स, मतलब 3 जोड़ी, 3 पेयर्स लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक को हम लोग कहेंगे पैरोटिड ग्रंथि, जिसको कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरा है सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सब लिंगुअल। ये सारी चीजों को पढ़ाया जा चुका है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये 3 पेयर्स ग्लैंड्स होते हैं जो सिलेबरी ग्लैंड्स। इन तीनों के द्वारा जो स्रावित होता है, स्रावित तरल पदार्थ, इन्हीं तरल पदार्थ को हम लोग लार कहते हैं, लार। इस लार या सलाइवा में एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग एमाइलेज कहते हैं, एमाइलेज। ये क्योंकि ये सिलेबरी ग्लैंड से होता है इसलिए इसको सिलेबरी एमाइलेज भी कहा जाता है, और इन्हें दूसरे नाम से टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, टाइलिन। तो ये टाइलिन या सिलेबरी एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्रहण करते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का। ये पार्शियल ब्रेकडाउन करता है, जिसको कहते हैं पार्शियल डाइजेशन करता है, आंशिक रूप से पाचन कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा से शुरू होता है, शुरू होता है, और ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। ये प्रक्रियाएं बक्कल कैविटी मुख गुहा में होता है ह्यूमन बॉडी। अब फिर हम लोग देखेंगे कि बक्कल कैविटी जहां पे ओपनिंग होता है उसे क्या कहेंगे। तो बक्कल कैविटी का ओपनिंग को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे और इनको जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बक्कल कैविटी
एक ह्यूमन का बक्कल कैविटी जहां पे ओपनिंग होगा, इनके जस्ट अपर में नेजल कैविटी होंगी, नेजल कैविटी होंगी, इनके साथ साथ ये दो ओपनिंग होगा। इन दोनों ओपनिंग को क्या कहेंगे? बक्कल कैविटी का ओपनिंग। तो इनमें से ये जो होगा नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जिसको कहा जाता है नासिका छिद्र, नेजल कैविटी जिसको नासिका गुहा। तो ये ओपनिंग जहां पे होंगे, ये वाले हिस्से को कहा जाता है फेरिंग्स का पार्ट। इसको हम लोग कहेंगे नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। और इनके कुछ मध्य भाग होंगे जहां पे माउथ से आने वाले ओपन होता है, उसको हम लोग कहते हैं ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स की। और इसके सबसे निचले वाले पार्ट को कहा जाता है लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये तीनों फेरिंग्स का हिस्सा है जहां पे नेजल कैविटी, नासिका छिद्र भी ओपन होता है, और उनके साथ साथ बक्कल कैविटी, मुंह गुहा भी ओपन होता है, जिसको कहा जाता है नेजोफेरिंग्स। ये तीनों को हम लोग कहेंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसको कहा जाता है ग्रसन। एक कॉमन पाथ है जिसमें दोनों ओपनिंग होते हैं, लेकिन इनके सबसे निचले वाला हिस्सा जिसको लेरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स कहेंगे, उनमें दो ओपनिंग होगा। इन दोनों ओपनिंग को क्या कहेंगे? एक को हम लोग कहते हैं निगल द्वार, इसको हम लोग कहेंगे निगल द्वार, निगल द्वार जिसको हम लोग कहते हैं गलेट, इनके ओपनिंग। दूसरा ओपनिंग को कहा जाएगा कंठ द्वार, कंठ द्वार जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस। और इस कंठ द्वार के थ्रू इस वाले हिस्से जहां पे ओपनिंग होगा, इसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप, फूड पाइप। इसको ग्रास नली कहा जाता है, ग्रास नली। और यह इसी को हम लोग कहते हैं इसोफेगस। और इसमें ग्लोटिस जिस ट्यूब के थ्रू ओपन होता है, इसको हम लोग कहेंगे विंड पाइप। इसके थ्रू गैसेस लंग्स तक पहुंचती है, विंड पाइप। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया भी कहते हैं, ट्रेकिया कहा जाता है इस पाइप, क्योंकि उनके ओपनिंग को कहा जाता है कंठ द्वार, और फूड पाइप के ओपनिंग को जहां पे वो खुलती है फेरिंग्स में, उस पार्ट को हम लोग कहेंगे निगल द्वार, जिसमें भोजन एसोफेगस में या ग्रासनली में प्रवेश करता है। तो इसके ऊपर एक रचना होती है जो कार्टिलेज की बनी रचना होंगी। यहाँ पे एक रचना होती है, इस रचना को हम लोग कहेंगे एपिग्लोटिस, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस जब भोजन का स्वेलिंग होता है, जब इनको निगल आ जाता है, तो वो भोजन डायरेक्ट फूड पाइप पे प्रवेश करता है, क्योंकि इनके कार्टिलेज की बनी संरचना जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, वो कंठ द्वार को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से भोजन फूड पाइप में प्रवेश कर जाते हैं और इनके वजह से डायरेक्टली कर जाते हैं। और एपिग्लोटिस भोजन को विंड पाइप में आने से रोकते हैं, और इनके द्वारा जो भी एयर होंगे तो इजीली फूड पाइप में प्रवेश ना होके वो इजीली, जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो विंड पाइप में प्रवेश कर जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है फेरिंग्स का। तो फेरिंग्स में ये क्रियाएं होती है। फेरिंग्स के बाद भोजन प्रवेश करता है निगल द्वार में, निगल द्वार होता हुआ फूड पाइप में प्रवेश करता है, और फूड पाइप के प्रोसेस को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एसोफेगस में प्रवेश करता है, फिर स्टोमक में। ये सारे प्रोसेस कैसे होगा, इस लेक्चर को हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे वन बाय। अब यहाँ पे ग्रसनी,
जिसको फेरिंग्स कहते हैं, यह मानव शरीर के आहार नाल और श्वसन तंत्र जिसको कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों का एक साझा मार्ग है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन, दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है, जिनसे होकर एयर भी प्रवेश कर जाती है और उनके साथ साथ भोजन भी। तो इसलिए इसको हम लोग कॉमन पैसेज कहेंगे, साझा मार्ग कहेंगे फेरिंग्स। यह मुख गुहा जिसको कहते हैं बक्कल कैविटी और नासा गुहा जिसको नेजल कैविटी के ठीक पीछे स्थित एक पेशीय नलिका होती है, ट्यूब होती है, मस्कुलर संरचना होती है, और उसी को हम लोग फेरिंग्स कहेंगे। तो फेरिंग्स कहां पे? बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी के पीछे होती है। ग्रसनी के मुख्य 3 भाग होते हैं, क्योंकि हम लोग डायग्राम में उसको समझे। तो इनमें 3 भाग में होगा। जो पहला नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स किसको कहेंगे? यह ग्रसनी का सबसे ऊपरी भाग है, जहां पे नासा गुहा जिसको कहते हैं नेजल कैविटी के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका कार्य क्या है? यह केवल श्वसन जिसमें हवा के प्रवाह का मदद करता है, और यहां यूस्टेशियन नलिका होती है या खुलती है, जो कान के पर्दे के दोनों ओर हवा के दबाव को संतुलित करके रखता है। दूसरा देखेंगे मुख गुहा, जहां पे ओपनिंग होगा तो उसको हम लोग कहेंगे ओरोफेरिंग्स, जिसको कहते हैं मुख ग्रसनी, जिसको ओरोफेरिंग्स कहेंगे। यह मध्य भाग होता है जो मुख गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका कार्य है, यह भोजन को और हवा दोनों के लिए साझा मार्ग माना जाता है, क्योंकि इस बात पे, इस रास्ते में भोजन नली में चला जाता है, ग्रास नली में चला जाता है, वहां से फिर स्टोमक में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद कंठ द्वार, जिसको कहते हैं, जहां पे कंठ द्वार ओपनिंग होता है उसके जस्ट ऊपर पार्ट, जिसको कंठ ग्रसनी, इसको कहा जाता है लैरिंगोफेरिंग्स, इसको कहा जाता है हाइपोफेरिंग्स भी कहा जाता है। यह ग्रसनी का सबसे निचले भाग है, यह फेरिंग्स का सबसे निचला भाग है, जो आगे चलकर 2 नलिकाओं में विभाजित होता है। एक नलिका को हम लोग कहेंगे, 2 नलिकाओं में विभाजित होता है, एक को हम लोग कहेंगे एसोफेगस और दूसरा को हम लोग कहेंगे लैरिंक्स, जो ट्रेकिया होगा, जिसमें विंड पाइप और इसको कहेंगे फूड पाइप, इनमें ओपनिंग होगा, जिसके वजह से ये भोजन चले जाते हैं स्टमक में। अब इसके ऊपर एक रचना जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस पाया जाता है, और ये किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं उपास्थि। तो भोजन निगलते समय, जब भोजन को निगला जाता है, जिसमें डिग्लूटेशन होता है के समय, भोजन की खुराक श्वास नली में, जिसको विंड पाइप में प्रवेश ना करे, इसको प्रवेश करने से रोकता है एपिग्लोटिस। इसके लिए जिसको कहते हैं लैरिंग्स में प्रवेश द्वार पर एक उपास्थि में ढक्कन जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका काम होता है निगलते वक्त भोजन को श्वास नली में, फेरिंग्स में पहुंचने से रोका जाता है। श्वास नली को ढक लेता है, जिसकी वजह से भोजन सीधे ग्रास नलिका, जिसको कहते हैं ग्रास नलिका में प्रवेश कर जाता है, ग्रासिका में इंटर कर जाता है। इसके बाद भोजन इंटर करता है एसोफेगस में, जिसको कहेंगे ग्रास नली में भोजन प्रवेश करता है ग्रासिका, या इसी को हम लोग एसोफेगस कहेंगे। इसी को फूड पाइप कहेंगे, जिसको ग्रास नली कहा जाता है, ग्रास नली। अब यहां पे देखेंगे डायग्राम के थ्रू, इसमें एक प्रकार की मूवमेंट होती है। इसकी लंबाई अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है, इनकी लेंथ होती है। इसमें कोई विशेष प्रकार के एंजाइम्स नहीं पाए जाते, इसमें एंजाइम्स का स्राव नहीं होता, इसमें एंजाइम का स्राव नहीं होता। तो इसमें एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता, तो भोजन का भी पाचन नहीं होगा, क्योंकि भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है, फूड पाइप में। तो जैसे ही बक्कल कैविटी का भोजन फेरिंग्स होता हुआ एसोफेगस में प्रवेश करता है, तो इनके ट्यूब में
भोजन इंटर करने से, क्योंकि ये इसमें मसल्स, ये मस्कुलर संरचना है, भोजन के इंटर करने से, इसमें भोजन इंटर करने से इसके वाल में एक तरह के मूवमेंट होते हैं। जैसे कि फूड आगे प्रवेश किया तो इनके वाल में एक तरह के मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को, उस गति को कहा जाता है कर्माकुंचन गति, और इनमें पुश किया जाता है डाउनवर्ड की ओर। फिर फूड आगे इस तरह से मूव करके स्टमक तक पहुंच जाता है। तो इसके वाल में कभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, क्योंकि भोजन के द्वारा बाहर की ओर बल लगाया जाता है और ये नीचे की ओर मूव करने लगता है, और इसके जो मस्कुलर वाल होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन से, इसके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये पुश होता है, जिसकी वजह से भोजन डाउनवर्ड नीचे की ओर चला जाता है। तो इस तरह के गति को, इनके मस्कुलर गति को, सॉरी, इनके गति को कहा जाता है कर्माकुंचन, कर्माकुंचन गति, जिसको पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि कर्माकुंचन गति कहां पे होता है। हम लोग जनरली कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो एलिमेंट्री कैनाल के इसोफिगस में जो गति होती है कर्माकुंचन गति होता है, जिसके वजह से भोजन आमाशय में पहुंच जाते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं बनता है। इसकी दीवार में सर्कुलर, गोलाकार और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह के मसल्स होंगे। एक होगा लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा सर्कुलर। सर्कुलर मांसपेशियां पाई जाती है। इन मांसपेशियों की वजह से जो गति होता है, जिसे हम लोग कर्माकुंचन गति कहेंगे, इन्हें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है, जिनकी वजह से भोजन आमाशय में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे आमाशय में जैसे ही भोजन का प्रवेश होता है, तो उनमें भोजन का फिर केमिकल पाचन शुरू हो जाता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि आमाशय, आमाशय स्टमक का, जनरली इसमें स्टमक में मुख्य अगर देखेंगे तो इसमें 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट में क्या क्या होगा? जिस पार्ट में इसोफेगस ओपनिंग होता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्डियक, कार्डियक है। और इसके अपर पार्ट को हम लोग कहेंगे फंडस या फंडी, और बीच वाले पार्ट को कहा जाता है बॉडी कहेंगे, और सबसे निचले वाले पार्ट को पाइलोरिक कहेंगे। तो इनके 4 पार्ट होंगे, कार्डियक, फंडस, बॉडी और 4th पार्ट पाइलोरिक। स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड हम लोग कह सकते हैं पाइलोरिक। 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट यहाँ पे मिस है, बॉडी के बाद पाइलोरिक। और इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां में सेल्स होते हैं। इसके वाल में, इनके वाल में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके द्वारा कुछ केमिकल सीक्रेट होता है, स्राव होता है। उस तरल पदार्थ को हम लोग स्राव को कहेंगे जठर रस कहेंगे। तो इन जठर ग्रंथियों के द्वारा सीक्रेट होने वाले स्राव को कहेंगे जठर रस कहेंगे। इसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। तो इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे, जिसको कहेंगे गैस्ट्रिक सेल्स। गैस्ट्रिक सेल्स से गैस्ट्रिक जूस स्राव होते हैं। गैस्ट्रिक जूस, जिसको जठर रस कहा जाता है। जठर रस का सिक्रेशन होता है, स्राव होता है। ये जठर रस 3 प्रकार के सेल्स के द्वारा स्राव होते हैं। तो हम लोग एक सेल को कहेंगे पेराइटल सेल। इनके द्वारा जो सेल्स होता है, उनको हम लोग कहेंगे पेराइटल सेल। पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स को कहा जाता है ऑक्सेंटिक सेल भी कहा जाता है। ऑक्सेंटिक सेल। दूसरा होगा जिसको हम लोग कहेंगे चिप सेल। चिप सेल।
और तीसरा को हम लोग कहेंगे म्यूकस सेल। म्यूकस, इसको जाइमोजन सेल भी कहा जाता है, जाइमोजन सेल्स। तो इन तीनों से जो सिक्रेशन होगा, जो स्रावित होगा, सब एक साथ मिला के गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सेंटिक सेल से एक जो सिक्रेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सेंटिक सेल से HCl सिक्रेशन होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होगा। और इनके साथ साथ इनके द्वारा और भी इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जिसको केसल इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहेंगे, तो इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स का भी सिक्रेशन होता है। तो इसमें पेराइटल सेल, चिप सेल में सिक्रेशन होने वाले, जिसको कहते हैं ऑक्सीरियल, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का सिक्रेशन होता है। तो इनके द्वारा इनएक्टिव, जिसको कहा जाता है अक्रिय, दो चीजें होंगी। एक को हम लोग कहेंगे पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, और दूसरा होगा प्रोरेनिन, दोनों का सिक्रेशन होता है। और म्यूकस सेल से म्यूकस का, जिसको श्लेष्मा कहा जाता है, या म्यूकस का सिक्रेशन होता है। इन सभी सिक्रेशन को एक साथ अगर हम लोग ऐड करेंगे, इसी को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये सारे सेल्स होते हैं और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में सबका सिक्रेशन गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। तो इसमें कुछ एंजाइम्स का भी सिक्रेशन होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब यहाँ पे HCl का क्या काम है और HCl कितना सिक्रेशन होगा, और यहाँ पे पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का क्या काम होता है, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे कि पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेशन होंगे और इसको एक्टिव करने के लिए HCl चाहिए। HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तब पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एक्टिव फॉर्म होगा, ये सक्रिय फॉर्म होगा, सक्रिय रूप होंगे। और दूसरा प्रोरेनिन को भी HCl रेनिन में कन्वर्ट करता है, जो मिल्क डाइजेशन करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पाचन करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो हम लोग देखें कि इसमें स्टमक में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। उन 3 प्रकार के सेल्स में पेराइटल सेल्स, चिप सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। पेराइटल सेल में HCl के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर स्रावित है, जिसको केसल इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहा जाता है, वह स्रावित होता है। चिप सेल से पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन अक्रिय रूप से स्रावित होते हैं और उसको सक्रिय, जिसको कहते हैं, वो निष्क्रिय होंगे और उसको सक्रिय बनाने के लिए HCl पार्टिसिपेट करता है, उसको एक्टिव करता है। और म्यूकस होता है, जिसको म्यूकस। तो यहाँ पे ऑक्सेंटिक सेल, पेराइटल सेल में HCl तथा केसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको CIF का स्राव करती है। और ये केसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है मुख्य सेल, जिसको कहा जाता है पेप्टिक, जिसको जाइमोजन कोशिका कहेंगे। चिप सेल ये अक्रिय पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का स्राव करती है, जो HCl की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। तीसरा है म्यूकस सेल या म्यूकस ग्रीवा कोशिकाएं, जिसको हम लोग गॉबलेट सेल्स कहेंगे। तो ये श्लेष्मा का स्राव करती है और अमाशय में जितने भी HCl सीक्रेट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका pH वैल्यू 1.5 to 2.5 होता है। ये अत्यधिक अम्लीय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होगा के रूप में स्राव होते हैं। अब देखेंगे कि उसमें फूड का मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ केमिकल डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन भी होगा। उनके साथ साथ वहां पे अप्रॉक्स 4 घंटा फूड 4 आवर्स तक
जमा होता है, उसमें डाइजेशन होता है, उसके बाद फिर भोजन पाइलोरिक होता हुआ छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, तो छोटी आंत में इंटर कर जाता है। ये सबसे लंबे भाग है, ये लंबी भाग है, सबसे इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं लगभग 6 से 7 मीटर इनकी लंबाई है। और इसके छोटी आंत के 3 भाग हैं। एक को हम लोग कहेंगे ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है, ये सी शेप स्ट्रक्चर होगा या यू शेप, इसको सी शेप स्ट्रक्चर कहेंगे। दूसरा है मध्यांत्र, जिसको कहा जाता है जेजुनम। और सी नंबर जिसको कहा जाता है शेषांत्र, जिसको कहा जाता है इलियम। यह सबसे लंबा और अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, क्योंकि भोजन का अंतिम पाचन यहीं पे होता है। भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत की इसी भाग में, और इसका अवशोषण भी होता है, अवशोषण जिसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, छोटी आंत के इस पार्ट में। और इसमें ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहा जाता है। यह केवल ड्यूडेनम वाले पार्ट में ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। कि सबसे जिसको कहा जाता है, इसके सब म्यूकस लेयर होता है, लेयर पाई जाती है जो क्षारीय म्यूकस, जिसको कहेंगे बेसिक, या ये बेसिक म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो भोजन को बेसिक बनाता है, एसिड से बेसिक नेचर में कन्वर्ट करता है, स्रावित करता है। आंतों के रस को सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। सक्कस एंटेरिकस आंत से स्रावित होने वाले तरल पदार्थ को हम लोग कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। इसका पीएच वैल्यू बेसिक होता है, जिसको हम लोग 7.8 कहते हैं। इसका नेचर बेसिक होता है छोटी आंत में ही भोजन का अंतिम पाचन और उनके साथ साथ इनका अवशोषण भी होता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन के लिए इसमें लीवर और पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर का भी योगदान होता है। यहाँ पे लीवर के बारे में देखेंगे कि लीवर यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिनका वेट लगभग 1.5 kg होगा, 1.5 किलोग्राम। और इसकी लीवर सेल की क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स, जिसको हेपेटिक लोब्यूल्स कहा जाता है। इनकी इकाई ये फंक्शनल यूनिट माना जाता है। उसके बाद पित्त रस, जिसको कहा जाता है बाइल जूस, क्योंकि लीवर का काम होता है पित्त रस का निर्माण लीवर के कोशिकाओं द्वारा, जिसको कहा जाता है हेपेटोसाइट्स के द्वारा होता है। और यह पित्ताशय में जाके जमा होते हैं, स्टोर होता है पित्ताशय में, सांद्रित एवं संग्रहित होता है, स्टोर भी होता है और कंसंट्रेट भी होंगे वहां पे सांद्रित होता है। तो पित्त रस की विशेषताएं क्या है? पित्त रस में क्या होता है? इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है उपस्थित। इसमें पित्त लवण, जिसको कहा जाता है सोडियम ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट प्रेजेंट होता है। ये इसको हम लोग कहते हैं बाइल सॉल्ट, उपस्थित होते हैं। और इसमें पित्त वर्णक, जिसको बाइल पिगमेंट कहा जाता है, बिलीरुबिन और बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट्स। इसमें बिलीरुबिन जिसका कलर पीला होता है और बिलिवर्डिन जिसका कलर हरा होता है। और इसका काम होता है, बाइल का काम होता है कि वसा का इमल्सिफिकेशन होना, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये बाइल जूस का काम होता है। बाइल इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहेंगे। वसा का इमल्सिफिकेशन इन्हीं के प्रेजेंस में होता है। अब देखेंगे कि अग्नाशय, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और अग्नाशय मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि यह अंतस्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, उनके साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसको कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको बाह्य स्रावी
ग्रंथि कहा जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई ट्यूब नलिका नहीं होती है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती और इसका काम होता है हार्मोन्स को सिक्रेशन करना, हार्मोन्स का स्राव करना, क्योंकि हार्मोन को स्रावित करता है। इसको हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहेंगे, क्योंकि इनमें कुछ सेल्स होता है जो एंजाइम का सिक्रेशन करता है, एंजाइम्स का स्राव, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड का रोल हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो अग्नाशय जिसमें पेनक्रिएटिक जूस स्राव करती है, ये पूर्ण पाचक रस है क्योंकि ये कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं लैंगर्स हैंस की द्वीपिका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स को स्रावित करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसमें अल्फा बीटा डेल्टा ये सारे सेल्स होते हैं जिसमें से हार्मोन का सिक्रेशन होती है। इसको हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इनके द्वारा स्रावित होने वाले पेनक्रियास से होने वाले रस को हम लोग पेनक्रिएटिक रस कहते हैं कि इनमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाता है। तो भोजन के डाइजेशन के बाद अब फिर अनडाइजेस्ट फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाता है। तो लार्ज बड़ी आंत, और उसका नाम छोटी आंत क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी जो डायमीटर है, डायमीटर जिसको कहेंगे व्यास, ज्यादा होंगे लेकिन इनकी जो लेंथ है, लंबाई कम होती है, इसके डायमीटर की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। बड़ी आंत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। तो बड़ी आंत का 3 हिस्सा, तो हम लोग एक को कह सकते हैं सीकम, दूसरा को हम लोग कहेंगे कोलोन, और तीसरा को कहा जाता है रेक्टम कहेंगे। ये 3 पार्ट। तो सीकम जिसको कहा जाता है अंधनाद, तो यहाँ पे यह छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित एक छोटी थैलीनुमा संरचना जो दोनों को जोड़ता है। इसके निचले सिरे पर एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपेंडिक्स कहेंगे, क्योंकि छोटी आंत क्वाइल फॉर्म में होने की वजह से इन दोनों एक ब्रॉड पार्ट ओपनिंग होगा, इनके ओपनिंग वाले पार्ट, इसी पार्ट में एक फिंगर नुमा रचना पाई जाती है। इस उंगली नुमा संरचना को हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जिसको कहा जाता है अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन, और इनके फर्स्ट पार्ट को ही सीकम कहा जाता है। ये वाला पार्ट सीकम, और उसके बाद फिर ये आगे इसको एनस कहेंगे, और ये रेक्टम होगा, और बाकी ये कोलोन। तो कोलोन के 3 हिस्से। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग से जुड़ी होती है, जिसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और इनके भाग, तो पहला भाग अगर देखेंगे तो सीकम के बाद कोलोन दूसरा पार्ट है, इसको फर्स्ट पार्ट लेंगे, इसको दूसरा कोलोन यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है और मेन मुख्य भाग है। तो इसके 4 हिस्से हैं। एक को हम लोग कहेंगे एसेंडिंग कोलोन इसको कहेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग कोलोन यह ऊपर की ओर जाने वाला भाग है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो अपर साइड ऊपर की ओर जाती है उस पार्ट को हम लोग कहेंगे, इसको एसेंडिंग कोलोन कहेंगे, एसेंडिंग कोलोन। इस पार्ट को ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे, और इस वाले हिस्से को डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे।
डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। दूसरा है अनुप्रस्थ, जिसको ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे। ये पेट के आर पार फैली होती है, लेफ्ट टू राइट तक होंगी। और उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, ये नीचे की ओर आने वाले भाग को कहा जाता है छोटी आंत का, सॉरी बड़ी आंत का। और एक होता है सिग्मोइड कोलोन, ये एस शेप के अंतिम भाग को, इस वाले पार्ट को सिग्मोइड कोलोन कहा जाता है, सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। ये पार्ट है कोलोन का। और इस कोलोन में इसका फंक्शंस अगर देखेंगे, कोलोन का काम क्या है, तो इसका काम होता है अधिक से अधिक जल का अवशोषण, जल का मैक्सिमम अवशोषण, मैक्सिमम पानी का या जल का अवशोषण बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद देखेंगे कि तीसरा पार्ट को मलाशय कहा जाता है, मलाशय, जिसको रेक्टम कहेंगे। यह लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर एक ट्यूब नलिका होंगी, जहां पे अपचित भोजन, जिसको कहेंगे अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्ट फूड स्टोर होते हैं मल के रूप में, फेसिस के रूप में। ये अस्थायी रूप से टेम्पररी स्टोर होंगे, उपस्थित होंगे, स्टोर होती है। मलाशय का अंतिम छोर को हम लोग एनस कहेंगे, जो आउटर ओपनिंग को एनस कहा जाता है, बाहरी द्वार को। जो संकोचक पेशियां, जिसमें कहा जाता है स्फिंक्टर, मसल्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसमें दो तरह के होंगे स्फिंक्टर, एक को कहा जाता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, और एक इनवॉलेंट्री मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जिनके द्वारा यह नियंत्रित। अब देखेंगे कि कार्य क्या होता है इसमें, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे जल का अवशोषण, तो यहाँ पे छोटी आंत से आए अनडाइजेस्ट फूड, जिसको कहा जाता है काइम, में से अतिरिक्त पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना। दूसरा है मल का निर्माण करना, जिसको फेसेस फॉर्मेशन। तो यह तरल अपशिष्ट से पानी सोखकर उसे अर्ध ठोस रूप में, मल के रूप में बदलना। तीसरा है कि इसमें विटामिन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन। इसमें मौजूद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो इकोलाई होता है। और यह क्या करते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण में हेल्प करता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। उसके बाद मल निष्कासन, इजेशन, मलाशय में एकत्र मल को समय समय पर एनस के द्वारा या गुदा के माध्यम से शरीर के बाहर निष्कासित करना इजेशन कहलाता है। तो इन टॉपिक को हम लोगों ने आज कवर किया और इनसे रिलेटेड चीजों को डिस्कशन कंप्लीटली हो चुका है। तो ये क्लास 10 से रिलेटेड है, क्योंकि फिर टॉपिक को और ज्यादा ये लेंगे तो डेप्थ ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको कोशिश की कि किसी तरह क्लास 10th लेवल तक ही इसको सीमित रखा जाए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण किस रूप में हो, भोजन में पाए जाने वाले जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, मैक्सिमम जल का अवशोषण, उसके साथ साथ खनिज लवण का भी होता है। लेकिन डाइजेस्टेड फूड का पाचन, फाइनल पाचन छोटी आंत में होती है, और वहां पे भी भोजन का मैक्सिमम अवशोषण होता है ग्लूकोज के रूप में। फिर हम लोग देखें कि इसमें स्टमक के बारे में भी पढ़े, डिटेल से हम लोग पढ़े। तो इनके साथ साथ आज हम लोग का न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। और इनके बाद जस्ट जो भी लेक्चर आएंगे, तो इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में क्लास 10th का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सभी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 by 1, जिसकी वजह से हम लोग का एक सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी फिलहाल हम लोग बायोलॉजी को कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लाएंगे। तो आज यही तक। आप लोग देखें, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा डेप्थ भी ना हो और 10th के मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, उनको भी कवर करना जरूरी होता है। तो आज इतना ही। थैंक यू।